Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं हम नॉमेनक्लेचर स्टडी कर रहे हैं। तो कल के लेसन में हम एक्चुअली सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो एक किस्म सेकेंडरी प्रीफिक्सेस का वो है जो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मगर नॉमेनक्लेचर में उन्हें सबस्टिट्यूएंट तस्वर किया जाता है, जिसमें जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये कल का लेसन है जिसमें हम हेलोजनस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरह से अल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये वो ग्रुप हैं जो नॉमेनक्लेचर में हमेशा एज सबस्टिट्यूएंट्स ट्रीट किए जाते हैं। तो इसके अलावा जो ब्रांचेड चेन कंपाउंड होता है, ब्रांचेड चेन कंपाउंड में यानी ब्रांचेड चेन में जब कार्बन चेन ब्रांचेड होगी तो ब्रांचेड चेन कंपाउंड में सिर्फ स्ट्रेट चेन जो होती है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स जो होती है, दैट्स कंसिडर्ड एज द पेरेंट। और जो बाकी कार्बन एटम्स इस चेन के साथ जुड़े हुए होते हैं एज ब्रांचेस, उन्हें हम सबस्टिट्यूएंट्स तस्वर करते हैं, बल्कि वो तस्वर किए जाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स। इसलिए उन सबस्टिट्यूएंट्स को जो एज ब्रांचेस प्रेजेंट हैं उनको कैसे नाम दिया जाए, तो इसके लिए कल हमने आपको बता दिया था कि जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, वहाँ पर जो ग्रुप वजूद में आएगा उससे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया था कल, हमारे पास अल्केन की जनरल फार्मूला है CnH2n+2, या इसकी एक और फार्मूला लिखते हैं RH। तो इस हिसाब से अगर हम ये एक हाइड्रोजन निकालेंगे फ्रॉम एन अल्केन, जैसे मैंने कल मुख्तलिफ एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, मीथेन है ये, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के जो नया ग्रुप हासिल हो गया CH3, इसे मीथाइल कहते हैं। ईथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से हमें दो ग्रुप हासिल होते हैं, ये देखिए प्रोपेन की स्ट्रक्चर ये है। इसमें से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल हासिल हो जाते हैं। जब हम हाइड्रोजन एंड कार्बन से या बीच वाले कार्बन से निकालेंगे तो उसी हिसाब से जब एंड वाले कार्बन से निकालते हैं तो नॉर्मल प्रोपाइल बनता है, जब एंड वाले कार्बन से निकालते हैं तो आइसोप्रोपाइल बनता है। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया था कि ब्यूटेन जो है C4H10, एक्चुअली C4H10 के दो आइसोमर्स हैं। इसका एक कंपाउंड बनता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, नॉर्मल ब्यूटेन हम जिसे कहते हैं कॉमन सिस्टम में। दूसरा ये कंपाउंड बनता है 3 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन और एक कार्बन एटम एज ए ब्रांच। इसकी फार्मूला भी C4H10 बनती है, इसलिए इस कंपाउंड को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल ब्यूटेन है, ब्रांच चेन वाला आइसोब्यूटेन है। दे टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जैसे कल भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ये जो दो आइसोमर्स हमें हासिल होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, हम 4 कार्बन एटम्स में से किसी भी कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव करके अल्काइल ग्रुप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल ब्यूटेन से हमें 2 अल्काइल ग्रुप हासिल होते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम एंड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो ये वाला अल्काइल ग्रुप हासिल हो जाएगा, इससे हम नॉर्मल ब्यूटाइल कहते हैं। इसी तरह से अगर बीच वाले कार्बन से निकालेंगे, हालांकि बीच में 2 कार्बन हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 आएगा। अगर यहाँ से निकालेंगे फिर भी ये कार्बन नंबर 2 ही है, तो इसको हम आइसोब्यूटाइल कहने के बजाय सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। इस तरह से जो आइसोब्यूटेन है, अगर आइसोब्यूटेन में एंड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल बनता है, अगर बीच वाले कार्बन से निकालेंगे तो टेरिशरी ब्यूटाइल बनता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्यूटेन के डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हमें हासिल होते हैं, हम इन्हें किस वक्त नॉर्मल ब्यूटाइल, कब आइसोब्यूटाइल, कब सेकेंडरी ब्यूटाइल, टेरिशरी ब्यूटाइल जो इन्हें हम नाम देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। और इससे पहले एक बात और नोट करके रखिए, जैसे मैंने ऊपर आपको पहले स्टार्ट पे बता दिया, अल्केन की फार्मूला है CnH2n+2, इसका एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का है RH। इस तरह से अगर हम इस CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो वहाँ पर अल्काइल ग्रुप बनता है। तो इस अल्काइल ग्रुप की फार्मूला बनेगी CnH2n+,
+1। पहले था ये CnH2n+2। अब जो एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है, तो इस तरह से अब इसकी जो नई फार्मूला बनेगी अल्काइल ग्रुप की, दैट विल बी CnH2n+1। तो इसी तरह से जो कि RH दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। RH अगर हम H निकालेंगे तो वहाँ पर R रहता है, तो इसका मतलब हो गया, अच्छा सपोज हमारे पास CH4 है, CH4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। अगर H निकालेंगे तो वहाँ पर CH3 रह जाता है, तो ये CH3 जो है ये हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी R जो है इट रिप्रेजेंट्स द अल्काइल ग्रुप, चाहे ये मीथाइल ग्रुप होगा, चाहे इथाइल होगा, चाहे नॉर्मल प्रोपाइल, चाहे आइसोप्रोपाइल, तो अक्सर हम R से अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो RH अल्केन की फार्मूला है, हाइड्रोजन रिमूव करके R बचता है, इस R को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जब ब्रांचेड चेन कंपाउंड होगा, ब्रांचेड चेन कंपाउंड में इस अल्काइल ग्रुप की पहचान करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर, जो मेन पॉइंट जो पहले मुझे डिस्कस करना है आज, वो ये कि जो ब्यूटेन के जो हमें डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो ब्यूटेन से हासिल होते हैं इन्हें हम जो ये नाम देते हैं नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसोप्रोपाइल, टेरिशरी, तो ये किस तरह से हम देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिखूँगा पहले, CH3, CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये ब्रांचेड कंपाउंड आप देख रहे हैं, इसमें आप कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, अगर कार्बन एटम्स की देखेंगे तो ये कंटिन्यूस चेन है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये कार्बन जो ऊपर रहता है, या यहाँ जो ये कार्बन ऊपर रहता है, ये कार्बन नीचे जो रहता है, ये कंटिन्यूस चेन में नहीं आते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे चेन 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन बाहर रह गया, ये बाहर रह गया, ये बाहर रह गया। तो इस तरह से जो जो कार्बन एटम चेन से बाहर रहता है, इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। और ये जो ब्रांच होती है, ब्रांच को हम ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। खैर, इस वक्त मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आप देख लीजिए, ये जो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पहला कार्बन जो है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, एंड डायरेक्टली ये सब कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर डायरेक्टली इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ एक कार्बन के साथ बनता है। और ये कार्बन जो है इसका बॉन्ड डायरेक्टली 3 कार्बन एटम्स के साथ, इसके साथ भी इसका बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी इसका बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ भी इसका बॉन्ड है। उसके बरस ये कार्बन जो है इसका बॉन्ड डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ है, और ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली लिंक्ड है टू 4 कार्बन एटम्स। ये कार्बन एक के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन चेन में या एक कंपाउंड में जब वहाँ पर एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हों, तो उन कार्बन एटम्स को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वाटर्नरी। तो जो कार्बन एटम्स एक कार्बन चेन में मौजूद हैं, इन कार्बन एटम्स को हम डिफरेंटली क्लासिफाई करते हैं, या इन्हें हम मतलब इस हिसाब से कि कौन कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसी बुनियाद पे हम इन कार्बन एटम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स। तो याद रखिए, जो कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, डायरेक्टली, यानी जिसका डायरेक्ट बॉन्ड सिर्फ एक और कार्बन एटम के साथ है, एक ही कार्बन के साथ वो जुड़ा है, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ये प्राइमरी कार्बन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह भी लिखते हैं 1 डिग्री, 1 इसके ऊपर डिग्री रखते हैं, इट मीन्स प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब हुआ वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड होता है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री। इसी तरह से टेरिशरी कार्बन वो होता है जहां पर एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, ऐसे कार्बन को हम टेरिशरी कहते हैं, एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री। इसी तरह से क्वाटर्नरी कार्बन वो है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम्स,
तो उसको हम 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात जहन में रख के ऊपर वाले कंपाउंड में फिर से आ जाइए। इस कंपाउंड में देख लीजिए, जो ये पहला कार्बन है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 1 कार्बन, सो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। ये जो बीच वाला कार्बन है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम्स, सो दिस वन इज अ टेरिशरी कार्बन एटम। और जो इसके ऊपर जो कार्बन है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 1 कार्बन ओनली, so this one is primary carbon. And this carbon is directly linked to two carbon atoms, one on right and another on left. So this carbon, which is directly linked, attached to two carbon atoms by a single bond, such a carbon is called as secondary carbon. So यहाँ पर देख लीजिए, this carbon atom, इसने 4 कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया है। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स, सो इट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम। इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 4 डिग्री। तो इस तरह आप देख लेंगे, ये वाला है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी। तो इस तरह से एक कार्बन चेन में जो डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। तो इसी बुनियाद पे हम जब यहाँ पे आते हैं, आप देख लीजिए, जैसे हमने बता दिया, नॉर्मल ब्यूटेन में से हमें हाइड्रोजन निकालने के बाद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स वजूद में आ जाते हैं। एक वो है जहाँ पर हम एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, इसके लिए नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल। और जहाँ बीच वाले में से निकालते हैं, इसका नाम मैंने दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक्चुअली फिर से मैं आपको एक कन्फ्यूजन ना हो, बात क्लियर करने के लिए मैं एक बात फिर रिपीट कर लूँगा। जो ब्यूटेन है C4H10, इसके 2 आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर इसका नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा आइसोमर आइसोब्यूटेन है। अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन में से एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो जो ग्रुप वजूद में आएगा, दैट विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन में से हम एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो वो बनेगा आइसोब्यूटाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, जो 2 नाम हमारे पास नॉर्मल और आइसो जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, नियो हम कहते हैं, वो एक्चुअली पेंटेन में आ जाता है, ब्यूटेन में वो नहीं आता है। तो नॉर्मल और आइसो नाम जो हैं, यह हमने पहले ही 2 अलग अलग कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर इन 2 कंपाउंड्स के एंड वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, तो वहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स वजूद में आएंगे, दे विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल। तो वो 2 नाम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। आप देख रहे हैं, ये वाला जो है, इसको हमने नाम दिया है नॉर्मल ब्यूटाइल, और ये वाला जो है, ये वाला जहाँ हमने एंड वाले कार्बन से, आइसोब्यूटेन के एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, इसका नाम हमने आइसोब्यूटाइल दिया है। इसका मतलब फिर हमारे पास 2 और ग्रुप बचते हैं। अब इन्हें क्या नाम दें, क्योंकि अब इनके लिए नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस हाइड्रोजन में से, जिस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, उस कार्बन का नेचर क्या है। अब देख लीजिए, ब्यूटेन में जिस कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन निकाला गया है, ये कार्बन जो है, ये सेकेंडरी कार्बन है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 2 कार्बन एटम्स, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। क्योंकि सेकेंडरी कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाला गया है, इसलिए हम इस अल्काइल ग्रुप को सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, आइसोब्यूटेन में से हमने एक और ग्रुप हासिल किया है, जहाँ पर हमने एंड कार्बन से अगर निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल है। अब हमने यहाँ पर बीच वाले कार्बन से निकाला है। अब देख लीजिए, जो बीच वाला कार्बन है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, इसलिए ये वाला अल्काइल ग्रुप जो है, इसको हम टेरिशरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स जो हम हासिल करते हैं फ्रॉम अल्केन्स, वो हैं मीथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टेरिशरी ब्यूटाइल। इसी तरह से अगर आप पेंटेन लेंगे, वहाँ पर भी आपको नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन, टेरिशरी पेंटेन वगैरह अल्काइल ग्रुप्स हासिल हो जाएंगे। और जब हम और आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि इतने नए सारे अल्काइल ग्रुप्स वजूद में आ जाते हैं, फिर उनका इस सिस्टम के तहत नाम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्हें फिर वो कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स बनते हैं। तो जो कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनका अपना तरीका है नाम देने का। तो इस वक्त वो यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल भी है, और इस एतबार से
कि अगर हम इस वक्त कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स का नाम देंगे, क्योंकि अभी हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक ना हम अच्छी तरह से नॉमेनक्लेचर अंडरस्टैंड ना कर सकें तब तक हम कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स का नाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अब जो बात है वो ये कि हमारे पास जो ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स में जो अल्काइल ग्रुप होता है दैट इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स, और किस अल्काइल ग्रुप के लिए क्या नाम इस्तेमाल किया जाएगा, वही नाम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए, और ये नाम आपको बहसूरत याद रखने पड़ेंगे। और जब हम कंपाउंड देखेंगे वहाँ पर आपको पहचान करना पड़ेगा कि ये साइड चेन जो है या सबस्टिट्यूएंट जो है ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है। जब आप अल्काइल ग्रुप की अच्छी तरह से पहचान कर सकेंगे तब आप उस कंपाउंड को आराम के साथ नाम दे सकेंगे। मिसाल तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH3। सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है। ये कंपाउंड जो है आप देख रहे हैं ये ब्रांचेड कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है। इस कंपाउंड में एक ब्रांच है CH3, तो ये चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन आटम्स की। टोटल पे यहाँ पर 6 कार्बन आटम है, बस 6 में से एक कार्बन आटम प्रेजेंट है एज ए ब्रांच, तो स्ट्रेट लाइन में 5 ही कार्बन आटम है। तो जब आप आगे जाएंगे हमारा रूल एक बनेगा, वो ये कि जब किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा चेन्स होती हैं, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा चेन, एक चेन ये भी है 1 2 और 3 कार्बन आटम्स की कंटिन्यूस चेन। ये देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये दूसरी चेन है 5 कार्बन आटम्स की। ये स्ट्रेट चेन जो है इसमें भी 5 कार्बन आटम्स हैं। यानी जब किसी कार्बन में बहुत सारी चेन्स होंगी या जब ब्रांचेड चेन कंपाउंड होगा, तो ब्रांचेड चेन कंपाउंड में एक से ज़्यादा कंटिन्यूस चेन्स होते हैं। वहाँ पर हम सिर्फ उस चेन को सिलेक्ट करते हैं एज अ पेरेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आटम्स हों। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट चेन यहाँ पर है इसमें 5 कार्बन आटम है, यहाँ पर कोई चेन 5 से ज़्यादा कार्बन आटम्स की नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन जो है इसको हम ट्रीट करेंगे या कंसिडर करेंगे कि यही पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन यही है। यानी अगर ये ना होता और तुम्हें इस कंपाउंड का नाम देना होता तो आप क्या करते, आप गिन लेते कि कितने कार्बन आटम्स हैं, 5 हैं, तो वर्ड रूट जो इसके लिए है वो पेंट बनेगा, और एन कार्बन आटम्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। इस तरह से ये कंपाउंड जो है इसका नाम पेंटेन बन जाता। तो मगर इसमें चूंकि ब्रांच एक भी है, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो ब्रांच एक है, तो इस ब्रांच को भी हमें इस नाम में मेंशन करना है। क्योंकि ये जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैंने पहले ये कहा, ब्रांचेस ट्रीट किए जाते हैं एज सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। ब्रांच ट्रीट किया जाता है एज अ सबस्टिट्यूएंट, और सबस्टिट्यूएंट को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। अब हमें ये पहचान करना है कि ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है। क्योंकि सबस्टिट्यूएंट CH3 है, मैंने पहले ही बता दिया, जब CH3 होता है इसका नाम है मिथाइल, तो इस तरह से इस कंपाउंड को वर्ड रूट में प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो मिथाइल इस्तेमाल होगा। इस तरह से कंपाउंड का नाम बनेगा मिथाइल पेंटेन। और हमें ये देखना है कि मिथाइल ग्रुप जो है ये किस कार्बन आटम पे मौजूद है। तो इसके लिए आप पहले से जानते हैं कि रूल वो है जहाँ से लोवेस्ट नंबर उस कार्बन को आएगा जिस पर सबस्टिट्यूएंट है, वहीं से नंबरिंग करनी है। तो ये कार्बन नंबर 2 पे आप देखिए 1 और 2, अगर यहाँ से नंबरिंग कर लेते तो फिर ये कार्बन नंबर 4 पे आ जाता, तो वो गलत नाम हो जाता। इसलिए हमें यहाँ लेफ्ट से नंबरिंग करनी है। तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप आता है। इस तरह से ये कंपाउंड जो है इसका फुल नेम जो है वो होगा 2-methyl पेंटेन। तो इसी तरह से एक और कंपाउंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप देख लीजिए CH3 CH2 C2H5 CH2 CH3। ये कंपाउंड देख लीजिए आप, ये भी ब्रांचेड चेन कंपाउंड है। दूर से दिखाई देता है कि ये जो है C2H5 ये ब्रांच है, तो ऊपर वाला जो स्ट्रेट चेन है इट इज़ द पेरेंट कंपाउंड। असली कंपाउंड तो ये है। अगर ब्रांच ना होता तो इस कंपाउंड का नाम बनता 1 2 3 4 और 5 पेंटेन, तो ये भी था। फिर अब इसी पेंटेन पे
अब देख लीजिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 3 पे ये नया ग्रुप आता है C2H5। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 3 पे आता है C2H5। तो दोनों साइड से नंबरिंग करके एक ही नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर मर्जी है आपकी, आपकी साइड पे नंबरिंग करेंगे तो ये कंपाउंड जो होगा ये भी पेंटेन है, और पेंटेन में कार्बन नंबर 3 पे इथाइल ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3-इथाइल पेंटेन। 3-इथाइल पेंटेन। तो इसी तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं। एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकते हैं। सपोज CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कंपाउंड देख लीजिए, दूर से दिखाई देता है। इस कंपाउंड में 2 ब्रांच हैं, एक ये और एक ये। चेन जो है वो ये है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स की चेन है। ये भी एक चेन है इस तरह से, 1 2 3 और ये 2 कार्बन एक साथ हैं, 3 और 2 हो गए 5। ये भी एक चेन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स की चेन। ये भी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स की चेन। तो यहाँ पर बहुत सारी चेन्स ऐसी हैं जिनमें 6 कार्बन एटम्स आते हैं। 6 से बड़ी कोई चेन नहीं है, इसलिए चूंकि स्ट्रेट चेन भी 6 कार्बन एटम्स की ही है, इसलिए हम स्ट्रेट चेन को ही पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं। इस तरह से हमारा पेरेंट है। अगर ये 2 ना होते तो इस कंपाउंड का नाम बनता हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। अब इस हेक्सेन में 2 सबस्टिट्यूएंट हैं, आप देख लीजिए, एक CH3 है जिसको हम मिथाइल कहते हैं, एक C2H5 है जिसको हम इथाइल कहते हैं। जब 2 सबस्टिट्यूएंट, इसका मतलब हुआ कि अब हमें यहाँ पर 2 सबस्टिट्यूएंट हैं। दो सबस्टिट्यूएंट का मतलब मिथाइल भी है, इथाइल भी है। जब एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट किसी कंपाउंड में होते हैं, उनको भी प्रीफिक्स में ही लिखना है हमें, मगर वहाँ पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, जब एक से ज़्यादा सबस्टिट्यूएंट हो, सबसे पहले वो सबस्टिट्यूएंट लिखा जाता है, उस सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है जो सबस्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली, जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए ये कंपाउंड जो है, ये इसका नाम आएगा, पहले देखना है, यानी पहले हमें इथाइल लिखना है, उसके बाद मिथाइल लिखना है। इथाइल, मिथाइल, हेक्सेन नाम लिखना है। मगर साथ ही ये भी आप जानते हैं कि हमें सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन भी बतानी पड़ती है। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो एक सबस्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे और दूसरा सबस्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 पे आता है। तो इस तरह से जो हमारे पास सेट ऑफ लोकेंट्स बनेगा वो 2 और 4 बनेगा। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर सेट ऑफ लोकेंट्स 3 और 5 का होगा। पहले सेट ऑफ लोकेंट्स 2 और 4, दूसरा सेट ऑफ लोकेंट्स 3 और 5। हमें देखना है कि 2 सेट्स में से कौन सा लोवेस्ट सेट है। क्योंकि लोवेस्ट सेट जो है वो 2 और 4 का है, इसलिए नंबरिंग वहाँ से की जाएगी जहाँ से हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स हासिल होंगे। तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर सबस्टिट्यूएंट हैं, 2 पर मिथाइल है, 4 पर इथाइल है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम जो होगा दैट विल बी 4-ethyl 2-methyl हेक्सेन, 4-ethyl 2-methyl हेक्सेन। एक और बात देख लीजिए, एक और कंपाउंड देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपाउंड है CH3 CH2 C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, हाँ यहाँ पर आप रखिए, सपोज यहाँ पर CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब देख लीजिए, इस कंपाउंड में भी 2 सबस्टिट्यूएंट हैं, एक C2H5 है, एक CH3 है। टोटल कार्बन आटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन आटम है। इसका मतलब है वर्ड रूट हेक्स बनेगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। एक सबस्टिट्यूएंट इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेटिकली यही आता है, फिर हम मिथाइल लिखेंगे,
जो बाद में अल्फाबेटिक आता है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बनेगा इथाइल मिथाइल हेक्सेन। अब सब स्टूडेंट्स की पोजीशन मेंशन करनी है। अब जब हम नंबरिंग करो, यहाँ से करो 1 2 3 और 4, यहाँ से करो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे आता है, मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे आता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो फिर मिथाइल 4 पे आएगा, इथाइल 5 पे आएगा। इस तरह से जो ये लोवेस्ट सेट यहाँ से आता है 3 और 4, यहाँ से 4 और 5 आता है। 3 और 4 का मतलब हुआ पहले इसको हम नाम इसका आएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो जो दूसरे रूल्स हैं या इसके साथ जो दूसरे एग्जांपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।